हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अगले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 ऑफ आईसीआई न्यू क्वेश्चन। दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने करवाए थे इंडियस 1, इंडियस 34 एंड इंडियस 8 के क्वेश्चंस, एंड पार्ट 2 में हमने करवाए थे इंडियस 115 जो सारी रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। एंड आज हम पार्ट 3 में लेके आए हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंडियस 2 इन्वेंट्रीज के जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो करने जाएंगे। लेकिन गाइस एक मिनट, उससे पहले एक सेकंड की बात सुन लेना, उसके बाद ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा नया कीवर्ड है, नया इट्स लाइक अ न्यू मोटिवेशनल वर्ड, जिसका नाम है नो पेन नो गेन। जब तक गाइस कुछ पेन नहीं लोगे तब तक कोई गेन नहीं मिलेगा। ये हमें हर चीज के अंदर एप्लीकेबल होती है, चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप सीएस कर रहे हैं, चाहे आप सीएमए कर रहे हैं, चाहे आप सीएफए कर रहे हैं, एसीसी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कोई अपना घर पे काम कर रहे हैं, इवन खाना भी खा रहे हैं। जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी रिसीव नहीं होगा। तो मेक श्योर हमें पेन लेना है तभी हमें कुछ मिलेगा। वी नीड टू डू सैक्रिफाइस, तभी हमें उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए इसी नाम से अभी करते हैं स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ आईसीआई न्यू क्वेश्चंस का। चलिए इंडिया 2 में गाइस नए नए क्वेश्चन कौन से ऐड किए गए हैं, ये मेरी फाइल है गाइस एक, इसे आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम है लव एफर्ट विद कार्तिक। तो आप इससे अगर आप अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे लव एफर्ट विद कार्तिक, तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा, या इसका लिंक मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए गाइस इंडियस 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। ये इंडियस 8, इंडियस 20, इंडियस 2 ये रहा गाइस। हमारे पास इंडियस 2 आ चुका है गाइस। तो इंडियस 2 के अंदर एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही चीज है कि अगर कोई भी क्वेश्चन एलोकेट किया गया है आरटीपी से, पास्ट आरटीपी से या पास्ट एमटीपी से या कहीं भी पास्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर से, तो उसको हम नया क्वेश्चन कंसीडर नहीं कर रहे। नया क्वेश्चन वही है जो आईसीआई ने नया ड्राफ्ट किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हमने आरटीपी से लिया है, आईसीआई ने पास्ट आरटीपी से एमटीपी से पिक करके अपने स्टडी मटेरियल में कंसीडर कर दिया, उसको हम बिल्कुल भी नया क्वेश्चन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नया नहीं है। नया वही है जो आईसीआई ने नया ड्राफ्ट किया है। तो इसके अंदर वैसे इस फाइल के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। हर क्वेश्चन जो ऐड हुआ है स्टडी मटेरियल के अंदर इंक्लूडिंग द आरटीपीज एंड एमटीपीज। लेकिन अगर कोई आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है हम उसको सोल्व नहीं करेंगे। हाँ, अगर आरटीपी एंड एमटीपी के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, हम सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सोल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहली है इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, लगातार 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे पास आ चुकी है इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए गाइस सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, भगवान का नाम लेके सोल्व करते हैं। जय जगन्नाथ भगवान जी की। चलिए क्या बोलता है, इंडियस 2 किसका है? इन्वेंट्रीज का। ओके, एबीसी लिमिटेड बाइज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर, बाहर से सामान परचेज किया। इट हैज रिसेंटली टेकन डिलीवरी ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स। कितने हैं? 1000। द कोटेड प्राइस ऑफ द कंपोनेंट एक्स वाज 1200 पर यूनिट। कितना प्राइस है गाइस? 1200 रुपए। बट एबीसी लिमिटेड हैज नेगोशिएटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% ड्यू टू साइज ऑफ द ऑर्डर। कहता बहुत बड़ा ऑर्डर था तो 5% का उसने क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ओके, द सप्लायर ऑफर्स एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2% for payment within 30 days and ABC लिमिटेड इंटेंड टू अचीव दिस। सप्लायर बोलता कि 5% के साथ जो कि ट्रेड डिस्काउंट था, हम आपको एक अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर आपने पैसा कैश पेमेंट अभी कर दी 30 डेज के अंदर तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एबीसी जो कंपनी है लिमिटेड, उसको लगता है कि हम ये कैश डिस्काउंट भी हासिल कर लेंगे पेमेंट करके 30 दिन के अंदर अंदर। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी है 60 पर यूनिट, 60 रुपए लगे हैं गाइस वहां से सामान परचेज करने के एक्स्ट्रा, क्योंकि बाहर से सामान इंडिया में आया तो इंडिया ने क्या लगा दी? कस्टम ड्यूटी बाहर से सामान मंगवाने की। जिस क्या रेट है? 60 पर यूनिट। ओके, मस्ट बी पेड बिफोर गुड्स आर रिलीज्ड। ओके, once the goods are released to custom officer, ABC Limited must pay a
डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 5000 टू हैव द कंपोनेंट टेकन टू वेयर हाउस, मतलब कि कस्टम पोर्ट से अपने वेयर हाउस तक कंपोनेंट लेके जाने का कितना पैसा पे करना है उसको, 5000 रुपीज। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हमको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। गाइस एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, जो हम सामान परचेज करके लेके आए हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अगर हम वहां से कुछ रॉ मटेरियल लेके आए हैं एंड अगर हम उस रॉ मटेरियल को एफजी में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर जो भी हमारी कॉस्ट आएगी, वेदर उसमें मेनली कौन सी कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, लेस की लेबर, ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रीशिएशन, ऐसी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो हमको कंसीडर करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर हमसे पूछा है कि आप कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो गाइस बहुत ही आसान है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो बहुत ही आसान है। चलो गाइस करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है, सबसे पहले देखिए गाइस क्या है, इसमें कितना गुड लेके आया है, 1000 यूनिट एट द 1200 पर यूनिट, बट एबीसी लिमिटेड हैज नेगोशिएटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मतलब इसमें आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट हम उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। लेकिन क्या कैश डिस्काउंट कभी कॉस्ट में से माइनस होता है, इन्वेंट्री की, पीपी की, इंटेंजिबल की, कोई भी असेट की? नहीं गाइस, क्योंकि दिस इज योर इनकम, ये आपकी एडिशनल इनकम है। कैश डिस्काउंट कभी भी माइनस नहीं किया जाएगा किसी भी असेट की कॉस्ट के अंदर, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है, ये आपने पैसा उसको जल्दी पे कर दिया उसके लिए ही आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हम कैश डिस्काउंट को कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। ओके चलिए, कितनी, सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो बाहर से मंगवाया है, कितनी है गाइस, 1000 यूनिट्स इनटू कितना प्राइस था, 1200, लेकिन इसमें से हमको माइनस करना है 5% ऑफ 1200। अब गाइस कैलकुलेटर अपने फटाफट हाथ में लो, 1200 माइनस 5% ये आता है 1140 इंटू 1000, ये होता है ₹1140000। क्या कैश डिस्काउंट जो हमको मिला है 2% का, क्या उसका कुछ होगा गाइस? उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी है इनकम जो कहां जाएगी, प्रॉफिट के अंदर जाएगी, कैश डिस्काउंट की जो हमको सामने वाले से रिसीव हुआ है। ठीक है, अगला क्या था, कस्टम ड्यूटी। आपको पता है हम जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ते हैं क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स द कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एनी कस्टम ड्यूटी एंड एन अनरिफंडेबल टैक्स। अगर जो भी टैक्स रिफंडेबल होता है, मतलब जिसका हमें आईटीसी मिल जाता है, हम उसको कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी क्या होती है, नॉन रिफंडेबल, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने अंदर। कितनी है गाइस, 60 रुपीज थी ना, 1000 इंटू ₹60, कितनी थी गाइस, 1000 इंटू ₹60। देखिए 1000 इंटू 60 इंटू 60,000 यानी क्या था, हमारा वेयर हाउस चार्जेस जो हमारे लगे हैं पोर्ट से हमारी तक, कितने, 5000 रुपीज, ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट रहेगा। तो कितनी कॉस्ट हुई गाइस, टोटल गाइस कॉस्ट हुई, टोटल हमारी कॉस्ट हुई गाइस, ये वाली कैलकुलेटर लो, 1140000 प्लस 60,000 प्लस 5500 है, दिखते हैं, रो गाइस रुको, कितनी है, 5000, ये है 5000, तो देख लो गाइस, कोई बात नहीं, ये आ जाएगी 1205000 सबका टोटल। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस के साथ ये क्या बोलना चाह रहा है। ओके गाइस, देखिए हमारी यही कॉस्ट आ गई है 120500। द इंटेंशन टू सेटलमेंट डिस्काउंट इज इररेलेवेंट। ओके डन सर, बहुत बढ़िया। अगला कौन सा क्वेश्चन था सर, अगला तो थर्ड क्वेश्चन था। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं बड़े आराम से। चलिए गाइस, अब गाइस इसमें आता है हमारा क्वेश्चन एफजी का। हमारा क्वेश्चन होता है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट जरूर
सुन लेना जो आपको याद रहेगा। अगर गाइज हम किसी भी इन्वेंट्री के अंदर अगर हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्या इंक्लूड करना चाह रहे हो, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। अब ओवरहेड गाइस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड, एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। जो भी कॉस्ट है वेरिएबल ओवरहेड की, वो तो क्या है, जब इन्वेंट्री बनेगा तब वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो इन द केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जब इन्वेंट्री बना, मतलब कि जो भी इन्वेंट्री की जो भी यूनिट्स हैं वो हमारी हुई प्रोड्यूस, उसको हम उसी कॉस्ट के अंदर एलोकेट हो जाएगा। मतलब जैसे कि हमने 100 यूनिट बनाई और हमारी वेरिएबल ओवरहेड आ रहे हैं गाइस 100 रुपीज, तो हमको क्या करेंगे, 100 रुपीज इंटू 100 यूनिट। लेकिन अगर बात आती है फिक्स्ड ओवरहेड की, अब यहाँ पे बात आती है गाइस फिक्स्ड ओवरहेड की, यहाँ पे गाइस बात आती है फिक्स्ड ओवरहेड की। चलिए कैसे होगा फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन, आपको पता है गाइस इंडियस 2 क्या बोलता है, आपको फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि आपकी कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है उस सामान को प्रोड्यूस करने की, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। चलिए गाइस ठीक है। अब ये नॉर्मल जो प्रोडक्शन है सर, इसको क्या बोलते हो आप, इसको हम बोलते हैं कि एवरेज ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स, जो हमारे कैलकुलेशन आया है उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रोडक्शन। इसके अंदर हम सब कुछ इंक्लूड हमारा हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉर्मल वियर टाइम, नॉर्मल मेंटेनेंस टाइम, नॉर्मल कोई भी टाइम है गाइस इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब कि हमारा कुल मिला के इतना एवरेज है जो नॉर्मल इन्वेंटरी प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, अब इसके अंदर गाइस कैसे कैसे एलोकेशन होगा, मान लो नॉर्मल कैपेसिटी है, क्या बोलते हैं कि मान लो नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट एंड हमारे जो एफजी हैं फिक्स्ड ओवरहेड। अब एफजी का मतलब क्या है, चाहे तो बने 1 लाख यूनिट, चाहे बने 90,000 यूनिट, चाहे जो हमारा प्लांट है वो ऑफ रहे बिल्कुल, चाहे बने 120,000 यूनिट। कई बार क्या होता है ओवर कैपेसिटी हो जाती है, मतलब एक्सपेक्टेड थे 1 लाख बन गए 1,20,000। तो इसमें क्या रहेगी, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो गाइस बिल्कुल सेम रहेगी, वो चेंज थोड़ी होती है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, वो चेंज कभी भी नहीं होगी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं लेकिन नॉर्मली फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, तो इसकी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। अब कैसे एलोकेट करोगे, इंडियस क्या बोलता है, आपको एलोकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मान लो अब इसमें क्या होगा, मान लो फटाफट समझा रहा हूं, 3 केस लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स की, ठीक है, एंड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, ₹1 लाख मान लो, कौन सी, फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। अब एक बात बताओ, कॉस्ट पर यूनिट कितना आया ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, ये आया 1 लाख, कॉस्ट इंटू 1 लाख यूनिट्स, कितना आया, ₹1, ठीक है। मान लो फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट जो हमारी हुई है प्रोड्यूस, वो हुई है 1 लाख रुपीस, 1 लाख यूनिट। सेकंड केस में हमारी कंपनी का जो था काम सही नहीं चला, कुछ भी दिक्कत आ गई, हमने किए प्रोड्यूस 90,000 यूनिट्स। थर्ड केस में हमारा कंपनी का काम जबरदस्त चला, ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, हमने की है प्रोड्यूस 1,20,000 यूनिट्स। इसमें क्या हुआ, इसमें नॉर्मल की नॉर्मल रही, हमारी कितनी थी 1 लाख यूनिट नॉर्मल की कैपेसिटी, और कितनी बनी 1 लाख। केस 2 में क्या हुआ, अंडर अब्जॉर्प्शन,
उम्मीद कितनी थी बनने की, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 1 लाख यूनिट की, बनी कितनी है 90,000 यूनिट। थर्ड केस में क्या होगा गाइस, थर्ड केस में हो गया ओवर अब्जॉर्प्शन, ओवर प्रोडक्शन बन गया, मतलब कि ज्यादा यूनिट्स बन गई। उस केस में एफजी फिक्स कॉस्ट कैसे एलोकेट की जाएगी, आपको पता है गाइस, आपको पता है कि नॉर्मली हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, रुपीज वन। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कितनी जाएंगी, ये क्या बोलता, 1 लाख यूनिट थी नॉर्मल कैपेसिटी, बनी कितनी 1 लाख, तो 1 लाख की 1 लाख इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी। सेकंड केस में क्या बोलता, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम ही आएगी 1 लाख रुपए। उस केस में क्या बोलता कि आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी इंक्लूड करनी है इन्वेंट्री के अंदर, जितनी एक्चुअल में आपकी प्रोड्यूस हुई हैं। कितनी प्रोड्यूस हुई है 90,000, रेट कितना है 1 रुपी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 90 रुपीज। बाकी सर लेकिन हमारी तो लगी 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, वो क्या बोलता है इंडियस कि हमें जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है हमें नेसेसरी इन्फ्लेट नहीं करनी। अगर हमने पूरी की पूरी 1 लाख रुपया कॉस्ट इन्वेंट्री के अंदर खर्च कर दी तो हमारा इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हमने ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि इस पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ हमारा प्रूडेंस का, कि जितनी कॉस्ट कम सके उतनी ही रखनी है। बाकी सर कॉस्ट कहां जाएगी, वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 10,000 रुपीज। सर ज्यादा यूनिट बन गई तो कितनी कॉस्ट आएगी, वो क्या बोलता भाई जितनी कॉस्ट बनी है, ज्यादा कॉस्ट बन गई है, तो उसमें क्या करो आप, कितनी कॉस्ट है 1 लाख, यूनिट कितने बन गए 1,20,000, तो कॉस्ट पर यूनिट आई कितनी 1 लाख इंटू 1,20,000, ये आई है 0.833, तो उसको 0.833 की रेशो में पूरा का पूरा 1 लाख रुपया एलोकेट कर दो। कहता है अगर ज्यादा बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी हो जाएगी, अगर बनी सेम टू सेम जितनी नॉर्मल है उतनी बनी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रेट है वही बन जाएगा। लेकिन अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, अगर नॉर्मल कैपेसिटी से कम यूनिट बनी, तो उसके अंदर गाइस काम नहीं रुकने वाला, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, जो रेट बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट अपने इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। बाकी कॉस्ट कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो थोड़ा सा समझा दिया आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए समझा दिया मैंने। चलिए गाइस क्या बोलते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। अ बिजनेस प्लान फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ 10 लाख पर एनम, द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट। तो कितनी कॉस्ट आ गई गाइस, तो कितनी आई 1 यूनिट की कितनी कॉस्ट आई गाइस, बताओ, बताते हैं उनको गाइस। 1 यूनिट की कॉस्ट आई, कॉस्ट पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी आई गाइस 10 रुपीज, 10 पर यूनिट। ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टी द बिजनेस वाज ओनली एबल टू मेक 75,000। कहता सिर्फ 75,000 ही बनी इन द करंट ईयर, और अदर कॉस्ट कितनी है 126। कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी एक्सपेंस। कहता कितना ओवरहेड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा गाइस, साफ सी बात है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा है, क्या पूछा है पर यूनिट, तो पर यूनिट गाइस बता दिया, एक तो 126 है अदर कॉस्ट, और एक हमारी कॉस्ट है एफजी की, कितनी है पर यूनिट 10 पर यूनिट, तो कितनी हो गई, ये हो गई 136। कहता है एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस होगा, क्योंकि कितनी यूनिट बनी है 75 यूनिट बनी है, माना ना। अब कितनी यूनिट नहीं बनी 25,000 यूनिट, क्योंकि नॉर्मल कितना था 1 लाख, बनी कितनी 75, तो बाकी कितनी बची 25,000। इसका खर्चा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एंड खर्चा कितना है 10 पर यूनिट, क्योंकि हमें इन्वेंट्री में सारी की सारी कॉस्ट ऐड नहीं करनी, सिर्फ उतनी ही ऐड करनी है जितनी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी बन रही है। तो 25 इंटू 10, 2.5 लाख रुपए का खर्चा जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। चलो देखते हैं गाइस इसका सोल्यूशन क्या निकला। ये आ गया आपका 2.5 लाख रुपए, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि कितने थे इन्वेंट्री, कितना ओवरहेड था 10 लाख रुपीस, बाकी इतनी अमाउंट इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो गई 7.5 लाख रुपए, बाकी 2.5 लाख रुपए जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। चलिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ये है
कन्वर्जन कॉस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है देखियो, पूछा गया गाइस जिसने डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, इसने पूछा है भी इन्वेंटरी की कॉस्ट बता दो, मतलब कॉस्ट पूछी है इन्वेंटरी की, चलो बता देते हैं, बहुत ही आसान है हमारे लिए। क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशन सिस्टम, ईच कंट्रोल यूनिट, हमको पूछी है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, मतलब हमको एक यूनिट की कॉस्ट बतानी है कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है। एक बात बताओ गाइस, हम यही सोल्व कर लेते हैं। कहता एक, जब हम एक कंट्रोल यूनिट को तैयार करते हैं, हमने जब एक कंट्रोल यूनिट को कोशिश करी कि हम उसको तैयार करें तो कितनी कॉस्ट आ रही है। कहता एक तो सर वन कंपोनेंट एक्स लगेगा जिसकी कॉस्ट कितनी है 1205 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगी 1205 कॉस्ट किसकी, कंपोनेंट एक्स की। चलो यहाँ पे आ रही है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। ओके चलो सर, ओके सर जैसा बोला ठीक है 1205। एक इस पे कंपोनेंट वाई लग रहा है जिसकी कॉस्ट कितनी है 800 रुपया, तो कंपोनेंट वाई कितनी 800 रुपीज। एक कुछ रॉ मटेरियल, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है रॉ मटेरियल हैं, तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में एलोकेट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ परचेज। ये आ जाएंगे सन्ड्री मटेरियल कितने के 150 रुपीज के। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी फेसेस द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस, सर ये मंथली एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंडिचर दे दिए, मतलब दिस इज लाइक योर फिक्स्ड ओवरहेड, ये आपके फिक्स्ड ओवरहेड हैं। फैक्ट्री रेंट, अब ये बताओ फैक्ट्री जो रेंट है वो तो फिक्स ही रहेगी गाइस, चाहे आप एक यूनिट बनाओ चाहे कोई यूनिट ना बनाओ, पैसा तो सामने वाला कंफर्म लेगा आपसे। 16,500 का फैक्ट्री रेंट है। एनर्जी कॉस्ट मतलब पावर का खर्चा 7,500। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 10,000। गाइस क्या सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट पार्ट बनती है आपकी इन्वेंट्री का? नहीं सर, सेलिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इंस्टीट्यूट ने जान के दे दिया, इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के हमको दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, हम बहुत समझदार हैं, हम इसको अपनी कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, पहले काट दिया, चलो हट, कोई काम नहीं तरह। यहाँ पे ये खर्चा कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। मतलब हमारे ये दो खर्चे हैं मेनली। कितना खर्चा है टोटल करो, 16,500 प्लस 7500 कितना हुआ सर, हमारा टोटल खर्चा है 24,000 जो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाएगा। लेकिन सर ये तो पूरे मंथ का खर्चा है, हमें तो सर एक सिंगल यूनिट का खर्चा चाहिए। ओके कोई नहीं सर, ईच यूनिट टेक 2 hours टू असेंबल, अगर हम 2 घंटे लगाएंगे तब जाके एक यूनिट होगी तैयार। ओके, प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड 300 पर आवर, सर लेबर की कॉस्ट आ गई, कितना पैसा मिलता है उसको 300 रुपया पर घंटा। कितने घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनने में सर 2 घंटे, तो सर 1 घंटे की अगर कितनी कॉस्ट है 300 रुपया, तो 2 घंटे की कितनी होगी 600 रुपीज, तो लेबर का खर्चा आ गया 600। सर बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब ये वाले ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट एंड एनर्जी कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन ओरली रेट, मतलब ये आर्ली रेट से यूज होते हैं। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ इज 1000 आर, नॉर्मल लेवल कितना है 1000 आर, 1000 आर। ओके, अब एक बात बताओ, टोटल आर हमारी फैक्ट्री चलती है 1000 आर एंड ईच यूनिट टेक कितने घंटे 2 घंटे। एक बात बताओ तो टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर कितनी होती होंगी 500 यूनिट होती होंगी मैन्युफैक्चर, कितनी होती होंगी 500 यूनिट मैन्युफैक्चर। और ये 24,000 जो खर्चा है कितनी यूनिट का है 500 यूनिट का है, कितनी यूनिट का है 500 यूनिट का है, तो एक यूनिट का कितना खर्चा होगा 24,000 डिवाइड बाई 500, ये होगा 48 रुपीज। तो ये आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड 48 रुपीज। टोटल करो इनको 1205, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, प्लस 800 प्लस 150 प्लस 600 प्लस 48, सर ये आ गया 2803 रुपए, ये आ गया 2803 रुपए। दिस इज योर कॉस्ट। चलो गाइस फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, 2803 रुपए गाइस आपकी ये कॉस्ट आ चुकी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला हम करने जा रहे हैं सर फिफ्थ क्वेश्चन, आग लगाएंगे सर हम नहीं छोड़ने वाले सर किसी को, हम बादशाह हैं, हम पूरा गेम खेल के जाएंगे आज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बोलता है, कन्वर्जन कॉस्ट, ए डीलर हैज परचेज 1000 कार कॉस्टिंग 280 ईच। सर नॉर्मल कॉस्ट कितनी थी 2,80,000, लिख लेते हैं सर
कितनी कॉस्ट थी? 2,80,000। ओके, ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसे पे कर दूंगा, कोई बात नहीं है। कितने पैसे पे करेगा बंदा? सर मैं 25,000 रुपीज दूंगा पर मंथ पर कार, जो कि 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा, जो कि 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। मतलब कि वो एक कार के कितने पैसे देगा? सर वो बोलता कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं काम करता हूं, आपको 12 मंथ के अंदर हर एक महीने 25,000 रुपए पे करूंगा। तो कितने हुए गाइस? ये हुए 25,000 इंटू 12, मतलब कि सर झोल झपाटा हो गया सर, झोल झपाटा हो गया, 3 लाख रुपए। ओ हो, क्या बात है। मतलब आज अगर वो आज ही पैसे पे कर देता तो कितनी वैल्यू की कार होती? 2,80,000 की। लेकिन वो बोलता भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे सामान देना दो, नहीं देना मत दो। वो बोलता कि ठीक है यार तू सामान मेरे से ले जा, लेकिन तेरे को 12 मंथ के अंदर मुझे 25,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब सर मेरी तो 3 लाख रुपए कॉस्ट बन गई। इंडियस क्या बोलता? ना 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 ना, आपको 3 लाख रुपए बुक नहीं करनी। आपको कितनी बुक करनी है? जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है आज की डेट में। अगर हम आज पैसा पे करते तो कितने में मिलता इन्वेंट्री? 2,80,000 में। तो उसको 2,80,000 मर ही इसकी कॉस्ट होगी। 2,80,000 is the actual cost of the inventory। सर लेकिन 2,80,000 और 3 लाख में तो सर फर्क आ गया ना। कितने का फर्क आ गया? सर 20,000 का। सर ये क्या चीज है? दिस इज योर फाइनेंसिंग कंपोनेंट, दिस इज योर फाइनेंसिंग कंपोनेंट। आप सामने वाले को 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको कुछ फाइनेंस कंपोनेंट पे किया। तो इंडियस 109 आता है यहाँ पिक्चर में, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वो बोलता कि आपको इसको एलोकेट करना है एज इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एज इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर फाइनेंस कॉस्ट। और आपको एलोकेट कब करना है? आपका जितने टाइम का पेमेंट टर्म है। तो मतलब गाइज इसके अंदर एक बात तो समझ आ गई कि 20,000 रुपए क्या बन गया? हमारी फाइनेंस कॉस्ट बन गई, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बन गया एक कार का। और कारें कितनी है? 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 2 करोड़ रुपया। कैसे? 20,000 इंटू 1,000। ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर बड़े शान से चमक रहा होगा 2 करोड़ रुपए का क्या इंटरेस्ट। ओके सर बहुत बढ़िया। एट द ईयर एंड 31 मार्च, साल का एंड हो गया, खत्म हो गया। 20 कार आर इन द स्टॉक। सर 20 कारें अभी स्टॉक के अंदर है, मतलब 980 कार बेच दी, 980 कार बेच दी। वाह 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 वाह। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट। सर फाइनेंस कॉस्ट तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट, 2 करोड़ इज योर फाइनेंस कॉस्ट। एंड सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी? बहुत आसान है सर, इसमें क्या बड़ी बात है सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बड़े आसान सवाल पूछ रहे हैं सर हमसे। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी सर, 1000 कार थी, 20 स्टॉक के अंदर है, मतलब 980 सेल कर दी। एंड इसकी कॉस्ट है कितनी? 2,80,000 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। और क्या पूछिए? इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट। सर इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट कितनी कारें हैं? 20 कारें। कितनी कॉस्ट है? 2,80,000 की। इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आ जाएगी इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट। तो गाइज ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है हमारे साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला है 13, 14, 15, 16। सर ये लाइन में क्वेश्चन देता है, कोई बात नहीं सर। गाइस समझ आ रहा है कि नहीं यार आपको? बताओ फटाफट बताओ। मैं पूरा एफर्ट्स कर रहा हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊं एंड क्वेश्चंस भी करूं। गाइस एक नया एग्जांपल ऐड हुआ है, बहुत ही आसान है, खुद से कर लेना, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। ये तो कोई 12वीं क्लास का बच्चा भी इसको सोल्व कर देगा गाइस। कौन सा ऐड हुआ था गाइस? देखें इसमें ऐड हुआ है 13, 14, 15, 16। ओके काफी ऐड किए हैं। और गाइस देखना इनमें से कोई भी आरटीपी का सवाल नहीं है 16 तक। ओके चलो सर, चलो ठीक है सर, आओ सर आओ। चलो सर, चलो आते हैं सर हम। आपको एक चीज पता है सर, हाउ द इन्वेंट्री वैल्यूड? इन्वेंट्री वैल्यू कैसे की जाता है सर? इन्वेंट्री होता है लोअर ऑफ क्या? कोस्ट और एनआरवी, कोस्ट और एनआरवी। सर कोस्ट हमको समझ आ गई सर। अब ये एनआरवी क्या है? आपको पता है कि सर एनआरवी, हम ये प्रोडक्ट आज मार्केट के अंदर
कितने रुपए का सेल कर सकते हैं माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट टू कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है एनआरवी। सर एनआरवी एंड फेयर वैल्यू में क्या फर्क है आपको पता है गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनआरवी एंड फेयर वैल्यू? बताइए, सोचिए, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड सोचिए कि फर्क क्या है एनआरवी एंड फेयर वैल्यू के अंदर। क्या आपको किसी ने फर्क बताया? गाइस फेयर वैल्यू होती है हमेशा मार्केट स्पेसिफिक। गाइस फेयर वैल्यू हमेशा क्या होती है? मार्केट स्पेसिफिक। लेकिन एनआरवी क्या होती है? ये होती है एंटिटी स्पेसिफिक। ये होती है एंटिटी स्पेसिफिक। ये कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी फेयर वैल्यू एंड एनआरवी हमेशा सेम आएंगी। ऑल्दो ये सेम हो सकती है लेकिन कोई चांस नहीं है कि ये हमेशा ही सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी कार्तिक कंपनी है, कार्तिक कंपनी ने मेरी कंपनी बनाती है बुक्स। किसकी बुक्स बनाती है? इंडेस की। ओके सर बहुत बढ़िया। मेरी इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। ओके, या मेरी इसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन मैंने किसी सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर इंडिया की बुक्स आपको मैं दूंगा 120 रुपीज के अंदर, एंड सामने वाली पार्टी ने एग्री हो गया। मेरे लिए क्या है गाइस? मेरे लिए ये 120 एनआरवी है, ना कि 100 रुपीज, क्योंकि एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द मार्केट। तो मेरे लिए तो 120 रुपए है ना जो मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एंड मेरी इसमें इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है 5 रुपए, तो -5 कर दो, यहां भी -5 हो जाएगी, तो 95 एंड कितनी 115। मेरे लिए कौन सी वैल्यू है? 115। क्यों? क्योंकि सर मेरी बुक्स आज 115 में फ्यूचर में सेल होने वाली हैं। तो सर ध्यान रखना कि फेयर वैल्यू एंड एनआरवी सेम नहीं होते। फेयर वैल्यू होती है मार्केट स्पेसिफिक, मतलब मार्केट के अंदर आप किसी और के पास जाओगे तो आपको बुक्स इतने की मिल जाएंगी। लेकिन एनआरवी का मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू कितनी है, बाहर अगर मैं सेल कर रहा हूं या कॉन्ट्रैक्ट तब कितने अमाउंट का है, उसको बोलते हैं एनआरवी। सो ध्यान रखना एनआरवी एंड फेयर वैल्यू माइट नॉट बी सेम, ऑल्दो इट कैन बी सेम। ठीक है गाइस, चलो बहुत बढ़िया सर, समझ आया गाइस? गाइस समझ ही आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरा कोई काम नहीं सर, क्योंकि मैं मानता हूं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ भी हासिल नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से गाइस कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आएगा ना तो ये क्वेश्चन तो क्या, कोई भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर दोगे। क्योंकि अगर सपोज आई एम योर एग्जामिनर, मैं तुम्हारा पेपर कर रहा हूं तैयार, एंड मुझे आईसीएआई ने बोला कि सर आपको नए नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करने हैं जो हमारी बुक में ना हो, तो मैं क्वेश्चन कहां से बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो बहुत ज्ञान पेल लिया सर, इतना ज्ञान हमसे हैंडल नहीं होता सर, चलो कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन 13 क्या बोलता है? एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल पेपर एनवलप्स। क्या बात है, पेपर के बेचते हैं एनवलप बना के। द स्टॉक ऑफ एनवलप्स वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इंक्लूड किया हुआ है, 50 रुपए कॉस्ट आ गई। लोअर ऑफ लिख लो, कॉस्ट कितनी है? 50। अब आती है एनआरवी कितनी होगी, यही पूछा ना इसने। कैलकुलेट द एनआरवी एंड इन्वेंट्री राउट डाउन लॉस अमाउंट, बताओ तो कितनी है। ओके, ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर्स, जो कंपनी के ऑडिटर्स ने नोट किया, सब्सिक्वेंट सेल प्राइस फॉर द इन्वेंट्री, सर 40 रुपए रह गया, ये तो क्या बात है, 40 रुपीज हो गया ये तो। ठीक है, फर्दर मोर इंक्वायरी रिवील्स दैट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेक अ वाटर लीकेज हैज क्रिएटेड डैमेज टू द पेपर। सर हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली, पानी लीक हो रहा था, उस पानी की लीक की वजह से मेरे पेपर के एनवलप खराब हो गए। उनको ठीक करने के लिए एबीसी को 15 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, 15 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। तो एनआरवी क्या होता है? वैल्यू इन द मार्केट 40 माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल सेलिंग। कितना है गाइस? 15 रुपए और खर्च होंगे है सर, 25 रुपए का रह गया सर। अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री शैल बी मेजर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट कितनी है? 50 या 25? बताओ सर कौन सा छोटा है? सर ऑब्वियसली बात है 25 रुपए, तो सर एनआरवी आ गई 25, कितनी? 25, एंड राइट डाउन कितना होगा? 50 माइनस 25, ये होगा 25 रुपीज। ओके, एंड एज पर इंडियस 1, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं,
ले लो, एज पर इंडियस 1 इट इज योर इट सर क्या बोल रहे हो, इट इंडियस 1 के अकॉर्डिंग गाइज ये आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इंडियस 1 के अकॉर्डिंग गाइज आपको ये सेपरेटली शो करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके गाइज, चलो बढ़िया सर बढ़िया। देखो गाइज एनआरवी कितनी आ गई, 25 रुपए, एंड हमारा जो लॉस वैल्यू है वो आ गई 25 रुपए। सर अगर इन फ्यूचर इसकी वैल्यू फिर से हो गई 50 रुपीज तो क्या करोगे? हमने सर हम इस लॉस को फिर क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हम इस लॉस को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। आज हमने 25 रुपए का क्या बुक किया है, लॉस बुक किया है, एक्सपेंस बुक किया है। अगर इसकी फ्यूचर के अंदर कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है इसकी एनआरवी के अंदर, तो हम उतनी अमाउंट से उसको रिवर्स कर देंगे एंड हमारी प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे। ओके ठीक है सर, ओके सर डन सर डन। 14 क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी हैज 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। सर मेरे पास कितनी यूनिट है, 100 यूनिट्स। ओके सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैरिंग अमाउंट ऑफ 10, मतलब कॉस्ट बता दी 10 रुपीज पर यूनिट। द करंट मार्केट प्राइस इज 8 पर यूनिट एट विच those units can be sold। सर मार्केट का प्राइस चल रहा है 8 रुपया। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी पी, मतलब कंपनी पी जिसके पास 100 यूनिट थी उसका एक सेल कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट हुआ है, मतलब उन्होंने किसी से सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। कितने यूनिट का, कितने यूनिट का, 60 यूनिट का। कहता सर 60 यूनिट्स आपको मैं बेचूंगा 11 पर यूनिट से, आपको मैं 60 यूनिट बेचूंगा 11 पर यूनिट से, विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट इज 1 रुपीज पर यूनिट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज सेलिंग कॉस्ट। क्या पूछी है, डिटरमाइंड एनआरवी, सिर्फ एनआरवी पूछी है। इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि आप इन्वेंट्री किस पर मेजर करोगे, सिर्फ ये पूछा है कि एनआरवी बता दो। ओके सर आपको पता है 100 यूनिट है, लेकिन एनआरवी का मतलब क्या होता है, वो क्या होती है, एंटिटी स्पेसिफिक भी हो सकती है। तो मेरी तो सर 60 यूनिट तो 11 रुपए में बिक जाएंगी, लेकिन सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, 1 रुपया, मतलब 1 रुपया माइनस करो, कितनी बन गई, 60 इंटू रुपीज 10, तो कितना बन गया खर्चा गाइस, इसमें खर्चा बन गया रुपीज 600। सर ये तो 60 यूनिट की है, बाकी कितनी बच गई, 40 यूनिट है। उसका सर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, उसका तो नहीं है। तो वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर, 8 रुपया। ओके 8 रुपया है सर, बहुत बढ़िया सर। क्या सर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है, यस सर, एक रुपया है ना, 8 माइनस 8, 40 इंटू रुपीज 7 कितना होगा गाइस, इसका करो कैलसी पे, 40 इंटू 7, ओहो ये हो गया 280। सर अब क्या करें, अरे सर दोनों को जोड़ दो ना, अब 280 प्लस 600 आ गई 880। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये हो गई एनआरवी, ये हो गई एनआरवी 880 रुपया। ओके सर ठीक है सर। देखिए सर 880 रुपया, बहुत आसान क्वेश्चन है सर आपके लिए, शक्तिमान हो सर आप तो। आ जाओ सर 15 क्वेश्चन। ए बिजनेस हैज 4 आइटम ऑफ इन्वेंट्री, एक बिजनेस के पास 4 आइटम है इन्वेंट्री की। ए काउंट of the inventory has established that the amount of inventory currently held at cost are as follows। क्या निकालना है, पहले ये पढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। आपको इन्वेंट्री की क्या बतानी है, क्लोजिंग वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे आते हैं की टेकन, कितनी वैल्यू आएगी, देखिए कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट। सबसे पहले यहां पे निकालते हैं एनआरवी। एनआरवी क्या आएगा इसकी, जितनी हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस एस्टिमेशन कॉस्ट कितना, 7300 रुपया, ये हो जाएगी 17800, ये हो जाएगी 16800, 7500 माइनस 150, ये हो जाएगी 73550। चलो अब करते हैं इन्वेंट्री आइटम A1, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 8000 और 7300, क्या लोअर है सर 7300, बहुत बढ़िया। 14 और 17800, 14000 अनडाउटेबली, 16 और 16800, 16000 अनडाउटेबली, 6 और 7350, 6000 अनडाउटेबली। करो टोटल, 7300 प्लस 14000
प्लस 16,000 प्लस 6,000 सर ये आ चुकी है 43,300। ठीक है सर, हमने एक और क्वेश्चन को हल कर लिया। बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत बच्चा, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट लगे मुझे, आप तो बहुत क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए गाइस, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। चलो आ जाओ। इलस्ट्रेशन 16 क्या बोलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री एफजी कितना है? 1000 किलो का। आरएम कितनी है, मतलब रॉ मटेरियल 1100 केजीज की, जिसकी कॉस्ट है 25,000 एंड 11,000। ओके ठीक है सर, मतलब कितनी आ गई पर केजी? ये आ गई 25 रुपए, ये आ गई, ठीक है। ओके सर, कैसे लिखी? सिंपल है, 11,000 डिवाइड बाई 1100 ही होती है 10 रुपीज पर किलो। ओके सर, परचेज कितनी है? 10,000, 1 लाख रुपीज की। लेबर कितनी है? 76,500। ओवरहेड फिक्स कितने हैं? 75,000। सेल्स कितनी है? 280। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? रॉ मटेरियल 900 एंड एफजी कितनी है? 1200। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kg ऑफ द एफजी। ठीक है, ड्यू टू फॉल इन मार्केट demand, the sale price for the finished goods was 20 per kg and the replacement cost for the raw material was 9.5 per kg on the closing day. You are required to calculate the closing inventory as on date. आपको क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, सबसे पहले तो ये बताओ इसमें हमारा सेल कितना हुआ? हमारा सर सेल हुआ 10,000। यहां लिख लेते हैं, कोई नहीं, ये वाला था। गाइस एक सेकंड थोड़ा सा हैंग ऑन करना गाइस, प्लीज जस्ट अ सेकंड, थोड़ा हैंग ऑन कर लेना। हाँ गाइस, आई एम बैक। चलो सॉरी गाइस, थोड़ा हुआ डिस्टर्बेंस आपको। अब एक बात बताओ, सेल कितनी हुई? सेल हुई 10,000 यूनिट्स की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10,000 की। अब एक बात बताओ, आरएम कितना है? 900। आरएम कितना है? 900। या एफजी कितनी है? 1200। एंड ओपनिंग कितनी थी? 1000। ओके ओके ठीक है, सेल हुई है 10,000। अब एक बात बताओ, हमको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमको क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी? इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले हमारा मेथड निकालते हैं हम थ्रू रॉ मटेरियल के थ्रू। ओपनिंग कितना था रॉ मटेरियल? ये था सर 1100। ओके 1100 प्लस परचेज कितनी करी? 10,000 प्लस परचेज कितनी करी? 10,000 माइनस हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है रॉ मटेरियल का? 900। कितना? 900 माइनस 900, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? 1100 प्लस
10,000 माइनस 900, ये हो जाएगा 10 to 100 यूनिट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 10 to 100 यूनिट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके गाइस, चलो ये आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1020 यूनिट्स। अब हमको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो हमारा परचेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, परचेज कॉस्ट हो जाएगी 10,000 की, हमने तो 1 लाख की है परचेज करी, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 10 to 100। तो गाइज एक बात बताओ, परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, ये आएगी परचेज कॉस्ट। ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा सामान सेल हुआ वही हम कहां जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 to 100 यूनिट इनटू कितने रुपीज है, 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस है इसका, ये आ जाएगी 1,02,000 रुपए। ओके, फिर क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी लेबर कितनी है 76,500 लेबर। अगला क्या है, ओवरहेड फिक्स। गाइस ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ये है 76,500। दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 15,000 केजी, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 15,000 केजीस। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे ओवरहेड, ओवरहेड कैसे आएंगे यहाँ पे, अब देखिए हमारी ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है गाइस, ये है 76,500। नॉर्मल होने कितने चाहिए थी 15,000 पे, लेकिन बने कितने हैं 10 to 100। आपको बताया था ना, इतना ही हमको कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल के कैपेसिटी। तो 70 कितनी है 76,500 है क्या फिक्स कॉस्ट, नहीं सर ये 75,000 है। ओके सर, दिस इज 75,000। तो 75,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 10 to 100, ये आ जाएगी 51,000। ओके सर बहुत बढ़िया, ओके सर बहुत बढ़िया, ये आ जाएगी 51,000 रुपीज। अब क्या बचा, अब तो सर कुछ बचा ही नहीं, अब तो जो होना था हो लिया। तो इनको टोटल करो गाइस, कितना आया 1,02,000 प्लस 76,500 प्लस 51,000, ये आ गई 2295, ये आ गई 229500, ये आ गई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, देखो यही हुआ ना, बताता हूं, देखो 1,02,000 ये आ गई 229500, ये आ गई 229500। अब इसमें यूनिट्स कितनी थी 10 to 100, इसको कर दो डिवाइड बाय 10 to 100, कितनी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, ये आ जाएगी गाइज 22.5। हमारी कॉस्ट आ गई 22.5 एंड एनआरवी कितनी है गाइज, ये है 20 रुपीज। तो यहाँ पे एफजी की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज, यहाँ पे एफजी की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज, यहाँ पे एफजी की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज। यू आर क्वाइट टू क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन डेट। अब एक बात बताओ गाइज, एक क्वेश्चन था हमें, अगर रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल का वैल्यू है अगर वो कम हो गई, अगर रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो गई, तो रॉ मटेरियल तब रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मेजर किया जाएगा। अगर जिस एफजी के अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ना, जिस एफजी के अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, अगर वो एक्सपेक्टेड है सेल होना बिलो कॉस्ट, अगर वो एक्सपेक्टेड है सेल होना बिलो कॉस्ट, तो आपको रॉ मटेरियल की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको रॉ मटेरियल की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर गाइज यहाँ पे अब इस केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट कितनी है 22.5 किसकी, फिनिश गुड्स की, एंड एनआरवी कितनी है 20 रुपीज। मतलब गाइज हम एफजी को जिसके अंदर रॉ मटेरियल इंक्लूड है, जिस एफजी के अंदर रॉ मटेरियल इंक्लूड है, उसको भी गाइज हम कॉस्ट से कम सेल कर पा रहे हैं, हम इसको एनआरवी में सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि एनआरवी क्या है कम है, दैट्स व्हाई हमने 20 रुपए में मेजर किया। तो इंडियस 2 क्या बोलता है, अगर आपका एफजी, इफ योर एफजी वाज एक्सपेक्टेड टू सोल्ड, इंडियस ये बोलता है इफ योर एफजी मतलब फिनिश गुड्स, इफ योर एफजी इन विच रॉ मटेरियल इज इंक्लूडेड इज एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर, एट कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर, तो उस केस में आपको रॉ मटेरियल की वैल्यू चेंज नहीं करनी, चाहे रॉ मटेरियल की वैल्यू के अंदर
क्या आ गया हो, डिक्रीज आ गया हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये तो कॉस्ट या कॉस्ट के ऊपर सेल नहीं हो रहा, ये सेल किस पे हो रहा है, कॉस्ट से कम की सेल में। तो इस केस में आपको रॉ मटेरियल की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, एंड वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू यूज की जाएगी 9.50 kg इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज। तो आपकी वैल्यू आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो रॉ मटेरियल 900 इंटू 9.50 कितना हुआ, इसको ये हुआ गाइस 8550, एंड आपकी एफजी कितनी हुई 1200 इंटू 20। ओके, ये हुई 24,000, इनको टोटल करो, ये आ गई 32,550। ओके गाइस, चलो आया समझ गाइस, 32,550। चलो गाइस, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कौन से, इलस्ट्रेशन वाले कंप्लीटेड। होपफुली पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे अपने को। अब हम जा रहे हैं टेस्ट योर नॉलेज के अंदर। एक तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आरटीपी मई 18 का क्वेश्चन, बेस्ड ऑन क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। गुड क्वेश्चन, तो ये मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि इट इज नॉट अ न्यू एडिशन, ये भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 ऐड किया गया है आरटीपी मई 20 क्वेश्चन, ये भी नहीं करवाऊंगा। एंड टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन 5, हाँ ये कोई भी एक नया सवाल है क्वेश्चन 5 टेस्ट नॉलेज का, चलो ये वाला सोल्व हो जाएगा। चलो गाइस चलते हैं टेस्ट नॉलेज के आखिरी सवाल पर। चलिए, और गाइस ये पहला, गाइस ये वाला क्वेश्चन आया था नवंबर 20 के अंदर, ये क्वेश्चन आया था नवंबर 20 के अंदर, सेम टू सेम फिगर चेंज थी। ये क्वेश्चन आया था नवंबर 20 के अंदर, एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो ऑलरेडी इंक्लूड है स्टडी मैट के अंदर, ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि जो आपका इन्वेंट्री है ना, इसके अंदर जो आपका एफजी है एंड जो आपका आरएम है, वही सेम केस है कि आरएम की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एंड जो आपका एफजी है ना, ये कॉस्ट से कम सेल हो रहा है। तो इसके अंदर आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना, उसी को ही मान लिया जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। सेकंड क्वेश्चन आसान है, थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, फोर्थ भी आसान है मई 20 वाला। ये फिफ्थ पढ़ते हैं, क्या निकालना है आपको, कॉस्ट निकालनी है इन्वेंट्री की। चलिए गाइस पढ़ते हैं फटाफट। कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगी 5 लाख रुपए, कैलसी उठाओ ऐड करो, ये क्या हो जाएगी, यस इट इज कंसीडर्ड, यस सर ये कंसीडर की जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, सर ये हमको माइनस करनी पड़ेगी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। इंपोर्ट ड्यूटी सर डेफिनेटली कंसीडर होगी। फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑन परचेज बिल्कुल सर। अदर हैंडलिंग कॉस्ट ये भी होगी। सैलरी नहीं कंसीडर करोगे, सैलरी सर क्यों नहीं होगी, क्यों सर ये एक एडमिन कॉस्ट है, ये इट इज एडमिन नेचर, तो इसको कंसीडर नहीं कर रहे। कमीशन पेबल टू एन इंडिसेंट एजेंट फॉर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट, यस सर ये भी कंसीडर होगी, क्योंकि ये कॉस्ट सारी की सारी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है जो आपकी उस इन्वेंट्री के लिए खर्च हुई है। सेल कमीशन पेबल टू सेल एजेंट नहीं होगी, क्योंकि सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट कभी खर्च नहीं होती। इंक्लूड आफ्टर सेल वारंटी ये भी नहीं होगी, क्योंकि सेल करने के बाद जो भी कॉस्ट आती है वो कभी हम परचेज में इंक्लूड नहीं करते। तो मतलब ये कॉस्ट कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और ये कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और ये क्या होगा, ये इस कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। ये कितना बन गया 490, ठीक है। प्लस करो 200 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 300, बस करो टोटल इनका। ये हो गई 498.50, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। अगर कॉस्ट नहीं आई ना ये वाली गाइस, तो फिर अपने कॉन्सेप्ट की कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। अब इज्जत के लिए आ गई ना गाइस, देखो 498.50। तो इसी के साथ हमारा इंडियस 2 कंप्लीट होता है गाइस। ठीक है गाइस, होपफुली आपको समझ आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इंडिया 33 अर्निंग पर शेयर के ऊपर। चलिए, अर्निंग पर शेयर में एक ही इलस्ट्रेशन ऐड की गई है, जो है इलस्ट्रेशन 13। ये किसी भी आरटीपी एंड एमटीपी से मैच नहीं करती। चलो आज सोल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 33। आप अपना स्टडी मटेरियल ओपन खोल लीजिए। इलस्ट्रेशन 33 हमारे सामने है गाइस, इलस्ट्रेशन 33। चलो, अज्यूम द फॉलोइंग फैक्ट फॉर कंपनी XY। क्या फैक्ट है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन 30 लाख, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन 36 लाख, ओके। नेट लॉस 6 लाख। गाइस ये कहां से आया होगा, ये आया होगा इंडिया 105 से। इंडिया 105 में होता नहीं
डिस्पोजल ग्रुप, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो ये वहां से आई फिगर आई है। तो हमारा टोटल लॉस बिजनेस का आ गया 6 लाख रुपीज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख एंड इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन ये है 2 लाख रुपीज। मतलब हमको वैसे देखा जाए तो बेसिक ईपीएस के लिए हमको कितने शेयर कंसीडर करने हैं 10 लाख। अगर हमको डीईपीएस के लिए चाहिए तो कितने कंसीडर होंगे 12 लाख। ओके, क्योंकि ये 2 लाख शेयर भी जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर भी कंसीडर किए जाएंगे, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू डाइल्यूशन, ये कर रहा है क्रिएट। ओके ठीक है सर, समझ आ गया हमको। अब सर क्या निकालना है इसमें, थोड़ा ये तो समझा दीजिए। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। You are required to calculate the basic and diluted EPS for the company XY for the above information। हम अपने को बेसिक एंड DEPS निकालनी है गाइस। देखिए एक चीज सुनिए गाइस, जब भी हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में क्या होता है, हमारा सबसे पहले अगर हमारे बिजनेस के अंदर कंटिन्यू ऑपरेशन भी है एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन भी है तो हमको दोनों की ईपीएस सेपरेटली शो करना मैंडेटरी है एंड एक हमको टोटल भी शो करना मैंडेटरी है। मतलब इसके अंदर 3 ईपीएस निकलेंगी, इसके अंदर 3 ईपीएस निकलेंगी, क्योंकि ये इंडियस 1 एंड इंडियस 33 के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये उसका पार्ट है। अगर कंपनी का सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है, सिर्फ कंटिन्यू ऑपरेशन ही होता है तो फिर एक ही निकलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू भी है, हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी है, तो इसका मतलब इसकी बेसिक एंड बेसिक ईपीएस सेपरेटली काउंट होएगी, इसकी भी बेसिक ईपीएस अलग से निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल कंपनी एज अ होल इनकी भी ईपीएस अलग से निकालनी पड़ेगी। चलिए फटाफट निकाल देते हैं बेसिक ईपीएस इनकी। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालनी है, बीईपीएस निकालनी है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, ठीक है 10 लाख रुपए। सबसे पहले निकालते हैं कंटिन्यू ऑपरेशन की, कितना प्रॉफिट है 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वेटेड एवरेज 10 लाख, कितनी आ जाएगी 3 रुपीज। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कितना लॉस है 36 लाख। कितना नंबर ऑफ शेयर है गाइस 10 लाख, कितने जाएगी नेगेटिव 3.60। अब टोटल बिजनेस एज अ होल कितना लॉस है 6 लाख। कितने शेयर है वेटेड एवरेज 10 लाख, कितने जाएगी ओवरऑल 0.60 आ गई बेसिक ईपीएस नेगेटिव के अंदर। अब हम निकालने जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। हम निकालने जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है गाइस, डीईपीएस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एंटी फैक्टर है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे। इंडियस 33 बोलता है सर ये एंटी क्या होता है, ये एंटी डाइल्यूटिव क्या होता है सर ये, इसका मतलब गाइस ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बेसिक ईपीएस को कम करना चाह रही है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसी चीज जो बेसिक ईपीएस को कम करना चाह रही है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। गाइस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया कि हमेशा बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस से इंक्रीज ही रहेगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि बेसिक ईपीएस हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस से इंक्रीज रहेगी या उस सेम अमाउंट में रहेगी। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के चेक कर लेना, एनुअल रिपोर्ट आप किसी भी कंपनी के इंटरनेट से डाउनलोड कर लो और इसके ऊपर रिसर्च करो क्या किसी कंपनी की बेसिक ईपीएस कम है क्या डीईपीएस से। अगर ऐसा हुआ ना गाइस तो वो इंडियस 33 का कंप्लायंस कर ही नहीं, क्योंकि इंडियस 33 के अकॉर्डिंग हमको एंटी डाइल्यूटिव फैक्टर कंसीडर करना है, मतलब उसको कंसीडर करके इग्नोर कर देना है। हमारी हमेशा डीईपीएस बेसिक ईपीएस से कम आएगी या उसके इक्वल आएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है चलो ओके सर, आपने जो कहा मान लिया।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ अप्लाई होता है कंटिन्यू ऑपरेशंस के अंदर, सिर्फ कंटिन्यू ऑपरेशंस के अंदर। अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस के अंदर अगर एंटी भी हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इट शैल बी कंसीडरेबल, वो कंसीडरेबल हो जाएगा। लेकिन वो एंटी कब, सबसे पहले हमको कंटिन्यू चेक करना है। अगर कंटिन्यू ऑपरेशंस के अंदर हमको लगा कि एंटी है तो हम नंबर ऑफ शेयर में उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू ऑपरेशन में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एंड हमको लगा कि वो एंटी नहीं है तो डीईपीएस में हमको वो शेयर कंसीडर जरूर करने हैं, चाहे उसके बाद उसका इफेक्ट एंटी भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई चलते हैं, अब निकालते हैं डीईपीएस फटाफट। कंटिन्यू ऑपरेशंस की अलग से निकलेगी ना एंटी इफेक्ट चेक करने के लिए। कितना प्रॉफिट है 30 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 12 लाख, तो कितनी हुई पर शेयर डीईपीएस कंटिन्यू ऑपरेशन की सिर्फ। गाइस ये हुई 2.5, ये हुई 2.5, बेसिक कितनी थी 3, अब ये 2.5 3 से कम है तो मतलब ये एंटी डाइल्यूटेड नहीं है, एंटी डाइल्यूटेड नहीं है। अगर यहां पे आ जाता 3.1 तो ये एंटी हो जाती, फिर हम डीईपीएस के लिए सिर्फ कितने शेयर कंसिडर करते, ओनली 10 लाख, ये 2 लाख को इग्नोर कर देते व्हाइल कैलकुलेशन फ्रॉम द कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू एंड टोटल ऑपरेशन आल्सो। ओके, अभी इसकी कितनी है 2.5, इसकी कितनी है 2.5 कंटिन्यू ऑपरेशन की, देन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की कितनी रहेगी, कितना लॉस है 36 लाख, 12 लाख, ये आ गई नेगेटिव में 3। बेसिक ईपीएस कितनी थी गाइस इसकी 3.60, अब कितनी है 3, मतलब कि ये हो गया। इसका मतलब क्या है, लॉस कम हुआ, लॉस थोड़ा हो गया ना डीपीएस के अंदर, डेट मींस कि ये आपका एंटी हो गया, ये आपका एंटी हो गया, क्योंकि लॉस कम होने का मतलब है आपका प्रॉफिट हो गया। इसके अंदर आपकी डीईपीएस बेसिक ईपीएस से ऊपर गई, लेकिन इंडियस क्या बोलते हैं कि अगर कंटिन्यू ऑपरेशन का एंटी नहीं बन रहा तो हमको डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस के अंदर भी उतने नंबर ऑफ शेयर कंसीडर करने हैं, चाहे भले उसका इफेक्ट उसके बाद एंटी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड टोटल कितना है गाइस प्रॉफिट 6 लाख, लॉस डिवाइड बाय 12 कितनी आ गई 0.50 आ गई डीईपीएस। ओके गुड सर गुड, समझ आया, बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, समझ आ गया। अगला क्या बोलता, अज्यूम इफ इन अबव केस लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कहता मान के चलो कि अब कंटिन्यू ऑपरेशन में लॉस है कितने का 10 लाख रुपए का, एंड इनकम है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में 36 लाख की, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 26 लाख का टोटल एज अ बिजनेस। हमको सिर्फ डीईपीएस निकालनी है, डीईपीएस सबसे पहले चेक करते हैं भाई, डीपीएस निकालनी है ना। ओके, अगर मैं बेसिक ईपीएस चेक करूं कंटिन्यू ऑपरेशन की, अगर मैं बेसिक ईपीएस चेक करूं कंटिन्यू ऑपरेशन की, ये बनेगी 1 रुपीज, ये बनेगी 1 रुपीज नेगेटिव के अंदर सिर्फ कंटिन्यू ऑपरेशन की। अगर मैं डीपीएस चेक करता हूं सिर्फ कंटिन्यू ऑपरेशंस की गाइस, वो कितनी बनती है, वो बनती है 10 लाख का लॉस डिवाइड बाय 12 लाख नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, ये गाइस बनती है 0.833। अब एक बात बताओ, बेसिक ईपीएस कितनी थी 1 रुपए का लॉस, डीईपीएस कितनी है 0.833 का लॉस, मतलब लॉस कम कर दिया। लॉस कम करने का मतलब क्या है कि उसको प्रॉफिट हो गया। कभी भी इंडियस के अंदर कंटिन्यू ऑपरेशन की बात करते हैं तो बेसिक ईपीएस डीईपीएस से कम नहीं हो सकती, या तो उसके इक्वल रहेगी, क्योंकि वो एंटी कर देता है। तो दैट्स मीन्स इसका मतलब गाइस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाख रुपए है ना, जो 2 लाख के स्टॉक ऑप्शन है, ये कौन सा इंपैक्ट डाल रहे हैं, ये इंपैक्ट डाल रहे हैं एंटी डाइल्यूशन, किस पर, कंटिन्यू ऑपरेशन पे। तो हमको यही कंसीडर करना है। तो अब कितने शेयर कंसीडर की जाएंगे डीपीएस के अंदर गाइस, अब शेयर कितने कंसीडर की जाएंगे, ओनली 10 लाख नंबर ऑफ शेयर कंसीडर की जाएंगे। वो 2 लाख शेयर कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर एंटी इंपैक्ट आ रहा है। टोटल कितना है 26 लाख, अब डिवाइड बाय कितने शेयर हैं 10 लाख, तो डीईपीएस आ जाएगी 2.60, डीईपीएस आ जाएगी 2.60 का प्रॉफिट। अपनी बेसिक हमने फर्स्ट में निकाली 0.50, सेकंड में 2.60, देखते हैं गाइस क्या है सही आंसर अपना। ये आ गई थी बेसिक ईपीएस 3.60 0.60 टोटल, ये 2.50
3 का लॉस एंड 0.50। सेकंड के अंदर गाइस हमने चेक किया कि एंटी इंपैक्ट हो रहा है, तो DEPS 2.60 आ गई। ओके गाइस, होपफुली आपका इंडिया 33 भी कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गाइस। ठीक है, अब हम चलो गाइस, ओके डन गाइस। अब हम कर लेते हैं इंडियस 109 पर कर लेते हैं। इंडियस 109 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। यस गाइस, सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं पूरे इंडियस 9 में, और कुछ भी ऐड नहीं किया। बिलीव मी, सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। हम तीनों ही सोल्व करेंगे बड़े आसानी से, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो इंडियस 109 की यूनिट 2 के अंदर इलस्ट्रेशन 28 एंड 31, चलिए देखते हैं फटाफट। ये मैंने खोल लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 28 यूनिट 2। ओके गाइस, चलो आप भी खोल लेना। क्या बोलता है, अकाउंटिंग फॉर असेट एज FSOCL, कोई बात नहीं। क्या बोलता है ये, XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। XYZ एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट है। इट प्रोवाइड 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन टू होली ओन्ड सब्सिडरी। ओ तरीके गाइस, आपको पता होगा ना कि इंडिया 109 क्या बोलता है, अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को इंटरेस्ट फ्री कुछ भी दे दिया, तो उसको आपको इंडियस के अंदर डील कैसे करना है। इंडियस क्या बोलता कि आज की वैल्यू कितनी है, इसको सबसे पहले आप फेयर वैल्यू पे लेके आओ। इंडियस क्या बोलता है, आप इसको सबसे पहले फेयर वैल्यू पे लेके आओ। अगर आज आप कहीं बाहर इशू करते लोन तो कितना इंटरेस्ट होता, आज उसकी फेयर वैल्यू पे लेके आओ। उसको हमको क्या निकालनी है, सबसे पहले हमको निकालनी है गाइस फेयर वैल्यू, मतलब द PV, ठीक है, ऑफ दिस लोन। एंड जो हमारी आज की वैल्यू आएगी PV एंड जो हमने लोन दिया आज, उन दोनों का क्या डिफरेंस होगा। इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी, इट इज डील्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी। उसको ये बोला जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरी कंपनी के अंदर। आप एक बात बताओ गाइस, क्या होल्डिंग कंपनी पागल है? जो अपनी सब्सिडरी कंपनी को ऐसे लोन दे देगी इंटरेस्ट फ्री? इससे बढ़िया तो बाहर किसी को लोन दे देगी, वहां से इंटरेस्ट का पैसा तो आएगा उसके पास। मतलब कि हमने आज लोन दे दिया 20 लाख रुपए का मान लो, और 3 साल के बाद हम उससे कितना पैसा ले रहे हैं, 20 लाख रुपए। भैया टाइम वैल्यू का कंपोनेंट कहां गया? जो 20 लाख आज दिया वो वैल्यू तो होगी उसकी। इंडियस बोलता भैया 3 साल बाद कितना पैसा लोगे, 20 लाख रुपया, तो 20 लाख की आज की 3 साल की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करो। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो माना जाएगा कि आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करी है उस सामने वाली सब्सिडरी कंपनी के अंदर। ओके, वैसे ही हम सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं। अगर सब्सिडरी कंपनी को सामने वाली होल्डिंग कंपनी से पैसा मिला है इंटरेस्ट फ्री, मतलब उसको इंटरेस्ट पे ही नहीं करना। बड़ी शानदार बात है गाइस, अगर इंटरेस्ट पे नहीं करना तो उसको भी उसी लोन को आज की वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा। और उसको पता है कि इसको देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 साल बाद हम करते हैं, उसको पता है कि उसको 3 साल बाद कितने पैसे पे करने हैं, 10 लाख। आज कितने पैसे मिलेंगे, 10 लाख। भैया जो बीच का क्या चीज है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट। होल्डिंग कंपनी ने कुछ बेनिफिट दिया सब्सिडरी को इंटरेस्ट माफ करके, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस होता की चीज क्या, वो ऑब्वियसली बात है वो इंटरेस्ट का होगा डिफरेंस। तो इसको क्या मानना है आपने, इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी ये मान रही है कि मैंने सब्सिडरी कंपनी में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है, तो सब्सिडरी कंपनी क्या मानेगी कि उस होल्डिंग ने इक्विटी कंट्रीब्यूशन कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, एंड आपको पता है कि ये कहां से होते हैं मेजर, ये होते हैं फेयर वैल्यू से नहीं होते गाइस। अगर कोई भी लोन दिया है तो ये किससे मेजर होगा, एट अमोर्टाइज कॉस्ट। क्योंकि इसका आपका बिजनेस मॉडल क्या है, अगर फाइनेंशियल एसेट को मेजर करते हैं एट एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो क्या बोलता है, कब मेजर कर सकते हो, व्हेन एन एंटिटी बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, एंड साथ में क्या बोलता है, इट इज हेल्ड एट मैच्योरिटी लेवल। तो इसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसने ये 100% ट्रू एमोर्टाइज कॉस्ट ही होगा मेजर, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का राइट है पैसे आप उससे मांगना, इंटरेस्ट नहीं, ओनली एंड प्रिंसिपल अमाउंट। एंड ये किसके, ये हो रहा है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हमने हेल्ड किया हुआ है इसको। तो क्या बोलता है, सबसे पहले आपने लोन दे दिया कितने लाख का, 10 लाख का। किसको दिया भैया, इंटरेस्ट फ्री लोन। किसको दिया, होली ओन्ड सब्सिडरी को। ये केस सिर्फ होली ओन्ड सब्सिडरी के केस में ही एप्लीकेबल होता है और किसी केस में एप्लीकेबल नहीं होता गाइस।
दे आर नोट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ग्रेट। आपको बताना है कि हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर इन द इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर XYZ लिमिटेड, ABC एंड कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप। अगर मैं CFS की बात करूंगा, इस आपको पता है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि CFS में क्या होता है, कंपनी एक ही होती है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी होल्डिंग को देगी पैसा, इट इज ऑटोमेटिकली एनिमुलेटेड, तो CFS में कुछ भी नहीं होगा इसका। अब हम सिंगल बात करते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। फर्स्ट केस में क्या है, कहता है सर लोन रिपेबल है डिमांड के ऊपर, मतलब कि इट इज करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। तो इस केस में हम कभी भी जो हमारा होता है पीवी कभी भी कैलकुलेट नहीं होती। पीवी तभी कैलकुलेट होती है जब इट इज मोर देन 12 मंथ, इट इज मोर देन 12 मंथ। जब भी बात आती है रिपेबल लोन डिमांड की, तो उस केस में कभी भी पीवी कैलकुलेट हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट की एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, होल्डिंग ने लोन दिया सब्सिडरी को, तो क्या एंट्री करेगा, सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज, एंड सब्सिडरी कंपनी है जो ABC, क्या एंट्री करेगी, क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू होल्डिंग कंपनी टू XYZ कंपनी। कहता लोन 3 साल सॉरी गाइस, द लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 इयर्स। लोन 3 साल के बाद रिपेबल होगा। ओके 3 साल के बाद, मतलब आज कितने पैसे दिए हैं, 10 लाख होल्डिंग ने सब्सिडरी को, एंड 3 साल बाद के बाद सब होल्डिंग कितने पैसे वापस लेगी, 10 लाख। भाई पागल थोड़ी हो तुम, 10 लाख रुपए, भैया टाइम वैल्यू का कंपोनेंट कहां गया। अगर आज मैं मार्केट में इशू करता तो कितना रेट था, 10%। तो आज की इसकी पीवी निकाल लो। कैसे निकालोगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। क्या फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट है, नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, लेकिन थर्ड में कितनी है, 10 लाख रुपीस हो जाएगा ना अपना, 10 लाख रुपीस कितना है, 10%। करो कैलकुलेटर में, 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 123, ये आ जाएगा 0.7 कुछ हो जाएगा, ये 751, एक मिनट, ये हो जाएगा 0.7513 इंटू 10 लाख, तो ये आ जाएगा 751314, ये आ जाएगा 751314। इसमें कुछ नहीं करना गाइज, इसमें आ जाएगा बैंक, इसमें अगर होल्डिंग कंपनी की एंट्री पास करेगी, वो बोलता इन दोनों का जो ना डिफरेंस होगा वो किस में माना जाएगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। जो आपने पैसा दिया है ना टू बैंक 10 लाख रुपीस, एंड ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा आपने होल्डिंग, आपने सब्सिडरी के अंदर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी। थर्ड पॉइंट क्या है, द लोन इज रिपेबल व्हेन ABC हैड फंड टू पे। कहता जब पे होगा, जब फंड होगा। भैया जब फंड होगा, हमें नहीं पता कब फंड होगा, हमें कुछ नहीं कह सकते कब फंड होगा, कब उसके पास फंड है या नहीं है, हम आज एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। तो इसका भी आंसर केस नंबर B के साथ सेम हो जाएगा। चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। चलिए फर्स्ट की एंट्री बहुत क्लीन है, सेकंड देखो क्या बोला था मैंने, फर्दर डीम्ड इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लो होल्डिंग कंपनी के लिए, पेरेंट कंपनी के लिए, एंड बाकी इस पे, बाकी जो ये अमाउंट है इस पे आपका 3 साल का हर साल के इफेक्टिव रेट के इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। पहले फर्स्ट साल कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटू 10%, कितना 75131। अगले साल क्या होगा, 75131 प्लस 75131, इनका इसका 10% ऐड कर दो, ये आ जाएगा 82। ऐसे करके आपको करनी है, एंड यही इंटरेस्ट इनकम होल्डिंग कंपनी के लिए, यही चीज इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएंगे सब्सिडरी कंपनी के लिए। होपफुली गाइस आपको समझ आ गया होगा कि यही सब्सिडरी कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएंगे, एंड ये बन जाएगा सेम अमाउंट का इक्विटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंपनी, यही वो बन जाएगा आपका। थर्ड केस भी सेम है, ठीक है, ओके ग्रेट सर। क्योंकि ये हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा गाइस, अगला है 31st। चलो फटाफट चलते हैं 31st पे। थर्टी फर्स्ट आ गया। कहता ए लिमिटेड हैज मेड अ बोरिंग फ्रॉम RBC बैंक फॉर 10,000। उसने RBC बैंक से पैसा लिया 10,000 पे एट अ फिक्स रेट ऑफ 10% पर एनम, जिसका रेट है 10%। मतलब कि उसने बैंक से पैसा लिया 10,000 रुपीज, इसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना सर, 10%। ओके लोन प्रोसेसिंग फीस, ओहो लोन प्रोसेसिंग फीस है 500, मतलब 10,000 रुपीज उसने पैसा लिया एंड बैंक ने उसके लिए 500 रुपया चार्ज कर लिया लोन प्रोसेसिंग फीस का। तो फीस कौन देता है, हमेशा जिसने पैसा बोरो किया वो फीस देता है। एंड तो मेरे पास नेट इनफ्लो कितना हुआ, क्योंकि इंडिया क्या बोलता है, किसकी बात बोलता है, नेट इनफ्लो की। किसकी बात बोलता है, नेट इनफ्लो की।
मेरे पास 10,000 रुपीज आए, 500 मैंने पे कर दिए उसको, मेरे पास टोटल कैश नेट कैश कितना आया 9500 एंड लोन कितने का लिया 10,000 रुपीज का। तो ये दोनों में क्या आ गया, फर्क आ गया ना। तो क्या करनी पड़ेगी हमको, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको मेजर कर रहे हैं थ्रू एमोटाइज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमको सामने वाले को पैसा पे करना है एंड ये हमारा, हमने इसको हेल्ड किया है टिल मैच्योरिटी तक। तो इसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी पड़ेगी। सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये होता है कि जो आज का इनफ्लो है आपका 9500, आपका जो इनफ्लो है 9500 एंड जो आपका आउटफ्लो होने वाला है, उन दोनों की वैल्यू पीवी ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू आज का इनफ्लो के ऊपर जो इक्वल रेट आएगी उसको हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। आप इसके अंदर ट्रायल एंड हिट मेथड यूज कर सकते हो, वहां से आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल जाएगी। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट निकालना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फीस का पार्ट आ गया। अगर यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फीस ना होती फिर कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज होती, लेकिन इसके अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज होगी, हमको निकालनी पड़ेगी। देखिए, एंड लोन 5 साल के बाद रिपेबल होगा इन अ बुलेट रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हर साल इंटरेस्ट पे करना है एंड 5 साल के बाद पूरे का पूरा पैसा 10,000 रुपीज बैंक को पे कर दो। लोन अमाउंट कितनी है 10,000, डेट इतना खत्म इतना, 10% रेट, इंटरेस्ट टू चार्ज पेड एंड ईयरली, अपफ्रंट फीस है 500 रुपया, क्योंकि इनकम कितनी हुई, नेट पैसा कितना आया 9500। ओके, एंड मुझे पे कितना करना है, उसकी आज की पीवी निकाल के वो पीवी इज इक्वल टू 9500 होनी चाहिए, ऐसी रेट लेके आनी है अपन को। तो इसमें लगाया है ट्रायल एंड हिट मेथड, ट्रायल एंड हिट मेथड लगाओ, इसके अंदर आपको ट्रायल एंड हिट मेथड ही लगाना पड़ेगा। इसने इसकी पीवी कैलकुलेट करी है, इसने इसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट की है 11.42%, इसने कितनी की है 11.42%। अब देखिएगा इस कैसे होगा, 1 अप्रैल को ये किससे मेजर हो रहा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, कितनी है 11.42%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, आज टेबल बनाते हैं 1 अप्रैल, ठीक है, यहां पे, ठीक है, चलो यहां पे लगा लो 1 अप्रैल या 31 मार्च लगा लो, कौन सा मंथ चल रहा है गाइज, दिस इज 31 लोन ऑफ स्टार्टिंग 31 मार्च, यहां पे लगा लो आप 2 3 4 5 6, ठीक है, 31 मार्च 2 का एंड लगा लो, एंड ये लगा लो स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में पैसा कितना है आपके पास सर 9500, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी है 11.42%, तो इसमें इसका क्या करोगे, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का करो 95 इंटू 11.42%, ये बन जाएगा 1085 अप्रोक्सीमेटली, एंड ये क्या जाएगी, दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट, ये आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, माइनस एक्चुअली में इंटरेस्ट कितना पे किया आपने 10%, एक्चुअली में कितना इंटरेस्ट पे किया 10%, तो लिखो 10,000 था आपकी फेस वैल्यू का 10% कितना पे किया 1,000 रुपीज। हमारी लोन की क्या वैल्यू आई, कौन सी हमारी जो वैल्यू है, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आई 9500 प्लस 1085 माइनस 1000, ये हुआ गाइस 9585। अगले साल यही सेकेंड ईयर, देखो सेकेंड ईयर में दिस इज 31 मार्च 3 31 मार्च 4, सेकेंड ईयर के अंदर यही 9585 कंटिन्यू हो जाएगा एंड इसी अमाउंट पे 11.42% का इंटरेस्ट आ जाएगा एंड माइनस 1000 ये इंटरेस्ट है ना 1000 माइनस 1000 एंड इसी के साथ माइनस 10,000 की आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है एंड ये आपकी यहां हो जाएगी 0। समझ गए, ऐसे करना आपको। एंड ध्यान रखना इन दोनों का अगर आप ना कैलकुलेट करोगे डिफरेंस टोटली, इसका एंड ये आपका इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट का एंड ये वाला ये डिफरेंस का, इसको दोनों का, तो ये क्या होगा गाइज, ये होगा 100% 500 रुपीज, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 500 रुपए के अकॉर्डिंग ही आई है, तो इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपए ही होगा। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है गाइज। आप देखना 105, देखिए 105 9500 था, इसी पे ही आपको लगाना है 105, ये आपकी पे कर दिया, ये माइनस कर दो, ये माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है, इनका टोटल करो, ठीक है, इनका टोटल करो, इसका इंटरेस्ट का टोटल करना, सिर्फ इंटरेस्ट का, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट ही होगा ना गाइस इसके अंदर, इसका इंटरेस्ट का 1 2 3 4 5, ये इंटरेस्ट हुआ 5000, ये डेफिनेटली हमेशा, ये डेफिनेटली 5500 रुपए आएगा इंटरेस्ट। देखो 1085
प्लस 1095 प्लस 1105 प्लस 1117 प्लस 1098, दिस इज 5500 नेट। ये बात बताओ ये कहां चार्ज हुआ? P&L के अंदर। P&L के अंदर एक बात बताओ, अगर इंडिया से 109 ना होता तो क्या होता? हम लोन प्रोसेसिंग फीस कहां चार्ज करते? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 500 रुपए। कब? स्टार्टिंग डेट ऑफ लोन। एंड ये इंटरेस्ट कहां चार्ज करते? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कब? हर साल 1,000 करके। कितना बन गया? 5500। तो यहां भी कितना बना? 5500 जो P&L में चार्ज हो रहा है। हमने किया क्या? इस 500 रुपए की जो लोन प्रोसेसिंग फीस थी उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से 5 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इफेक्टिवली बांट दिया। समझ गए? डन सर। अब एक और क्वेश्चन ऐड हुआ है यूनिट 4 के अंदर, इलस्ट्रेशन 16। चलिए चलते हैं, आ जाओ यूनिट 4 के अंदर इलस्ट्रेशन 16। लीव कर दिया मैंने इसको, अब चलते हैं हम 16 पे। सॉरी गाइस। गाइस समझ आया ना आपको? ओके ठीक है। हाँ 16, क्या बात है गाइस। फॉरेन करेंसी एम्ड डेरिवेटिव, मजा आने वाला, बहुत आसान सवाल है, एग्जाम का सवाल है, बहुत आसान है। कंपनी ए एन इंडियन कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपीज। फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपीज। कौन सी? इंडियन कंपनी की। क्या है? रुपीज। बहुत बढ़िया। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी फ्रॉम अनरिलेटेड लोकल सप्लायर कंपनी बी, द फंक्शनल करेंसी ऑफ कंपनी बी इज आल्सो रुपीज। ठीक है, जिससे परचेज किया उसकी भी रुपीज है, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी में है। कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी में है मतलब ए ने क्या परचेज की है? कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है। किसका कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? टू परचेज मशीनरी, जिसकी जो पेमेंट होएगी वो कहां कैसे होएगी? वो पेमेंट करनी है यूएसडी के अंदर, मतलब डॉलर के अंदर हमको उसकी पेमेंट करनी है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया हमको? सिंस द मशीनरी इज सोर्स्ड बाय द कंपनी बी फ्रॉम अ यूएस बेस्ड सप्लायर, क्योंकि वो मशीनरी खुद कंपनी बी ने बाहर से मंगवाई है, पेमेंट इज ड्यू टू कंपनी बी ऑन, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द मशीनरी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल फीचर ये आपके सामने आ गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर डेट 9 सितंबर एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 31 तारीख को, दिसंबर को। परचेज प्राइस है यूएसडी डॉलर्स, कितने? 10 लाख यूएसडी रुपीज। फॉरवर्ड रेट ऑन 1st to 31st दिसंबर 67.8, यूएसडी स्पॉट रेट 66.4, यूएसडी डॉलर फॉरवर्ड रेट ऑन 31 दिसंबर ऑन 30 दिसंबर 67.5 एंड 31 दिसंबर 67 rupees. Okay, company is required to analyze if the contract for purchase of machinery or capital asset from B contains an M derivative and whether this should be separately accounted for on the basis on the guidance of Ind AS 109. Also give necessary entry for accounting the same. Guys ये क्वेश्चन है एम्ड डेरिवेटिव का। अब एक चीज ध्यान से सुनना गाइस, एम्ड डेरिवेटिव के अंदर, एम्ड डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है? क्या कोई रियल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? गाइस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रियल में नहीं हो रहा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रियल में नहीं हो रहा। ये इट इज अ नोशनल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओनली अ नोशनल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओनली अ नोशनल कॉन्ट्रैक्ट। रियल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब एम्ड के लिए क्या करना है? स्टार्टिंग में जो इनिशियल है वहां तो एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सी है? हम सेटलमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो डेट है 9 सितंबर की, इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? कि हमको पेमेंट करनी है, ए को पेमेंट करनी है। कहता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एम्ड डेरिवेटिव है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एम्ड डेरिवेटिव है, हालांकि रियल के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, नोशनली ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये बोलता अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्ड डेरिवेटिव है तो आज की रेट क्या है? कहता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उस दिन से 31 दिसंबर को जो पेमेंट की डेट है, आप ये देखो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। कहता 67.8। तो ए बोलती, ए ने एस्टिमेशन लगाया, ए ने आज एस्टिमेशन लगाया कि यार मुझे 67.8 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ए बोलती मुझे 67.8 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एम्ड का मतलब क्या होता है? आज ही एस्टिमेशन लगा लो। कौन सा एस्टिमेशन? नोशनल एस्टिमेशन। रियल में कुछ नहीं हो रहा, बता रहा हूं, इट्स ओनली अ नोशनल एस्टिमेशन। ए बोलती
कि आज की फॉरवर्ड रेट कितनी है 31 दिसंबर की सर 67.8। तो ये बोलते ठीक है भैया, मेरा एस्टिमेशन है कि 67.8 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे। ओके, अब आपकी रिपोर्टिंग डेट आ गई। रिपोर्टिंग डेट क्या आ गई? आपकी रिपोर्टिंग डेट आ गई 30 सितंबर। आपकी रिपोर्टिंग डेट आ गई 30 सितंबर। आपकी रिपोर्टिंग डेट आ गई 30 सितंबर। 30 सितंबर को आपको क्या बनाने हैं? अकाउंट्स बनाने हैं। 30 सितंबर को आपको अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, अकाउंट्स बनाने हैं। अब एक बात बताओ, 9 सितंबर को आपने क्या अज्यूम किया था कि आपको पैसे कितने पे करने हैं? 67.8। एंड आज उसी की फॉरवर्ड रेट 31 गाइस सॉरी, वो क्या बोलता, अगर आप आज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसका? जब आपने एक्चुअली पेमेंट करनी है 31 तारीख को, तो उसकी रेट चल रही है 67.5। उसकी रेट चल रही है 67.5। अब एक बात बताओ गाइस, कंपनी ने एस्टिमेशन किया था उसको 67.8 रुपीज पे करने पड़ेंगे। कब? इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द रिपोर्टिंग डेट, जब हमारे अकाउंट्स बनते हैं। एंड दिस इज सेटलमेंट अकाउंटिंग, हमको पैसा कितना पे करना है? 67.5, क्योंकि एंट्री नोशनल थी, हमने स्टार्टिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म किया होता तो हमारा ये होता लॉस, लेकिन एंड का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, सब कुछ नोशनल में चल रहा है। कंपनी ने बैठे बैठे सोच लिया था कि नहीं यार 67.8 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे, लेकिन 30 सितंबर को उसी 31 तारीख का फॉरवर्ड रेट है 67.5। मतलब गाइज उसको अब 67.5 रुपीज पे करने हैं, उसको 67.8 पे नहीं करना। मतलब 0.3 रुपीज क्या हो गया? प्रॉफिट, मुनाफा। 0.3 रुपीज क्या हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि उसको अब 67.5 पे करना है, उसको 67.8 पे नहीं करना। किस पे 0.3 हुआ प्रॉफिट? इस पे। तो एंट्री पास करो, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख पे इंटू 0.3 का 3 लाख रुपीज की, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये एम्ड डेरिवेटिव है। एम्ड डेरिवेटिव के अंदर हम एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हम सोच के बैठते हैं कि अगर उस दिन कॉन्ट्रैक्ट करते तो हमको इतना रेट पे करना पड़ता, लेकिन आज 30 सितंबर को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें 31 तारीख का, तो हमको 67.5 करने हैं। तो 3 रुपए का 0.3 रुपए का 0.3 का आपका प्रॉफिट हुआ, आपका मुनाफा हो गया। समझ आई? चलो अभी कितना हुआ मुनाफा? 3 लाख रुपए का, ठीक है, समझे। अब हमारा रेट क्या हो गया गाइस? अब हमारा रेट हो गया 67.5। एम्ड डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा? एम्ड डेरिवेटिव के अंदर हर क्वार्टर पर, हर आपका रिपोर्टिंग जो टाइम है, वहां पे जो भी आपका सिस्टम है वो चेंज होता रहेगा। अब हमारा रेट हो गया 67.5। मतलब अब ये क्या बोलता कि हमको तो अब 67 पॉइंट पे करना है, हालांकि ये भी नोशनल है, 67.8 से 67.5 आ गया, मतलब 3.3 का मुनाफा। अब हमको कब पे करना है? 31 तारीख को, एंड उसका रेट क्या है? 67। अरे क्या बात है सर, हमने एस्टिमेशन किया था 30 सितंबर को कि हमको कितना पे करना पड़ेगा? 67.5। लेकिन सर क्या मजे की बात है, हमको पैसा कितना पे करना है? 67। मतलब कि सर हमारा एस्टिमेशन कितना था? 67.5, लेकिन हमको पैसा कितना पे करना है? 67। मतलब 0.5 का फिर से प्रॉफिट, 0.5 का फिर से प्रॉफिट, चोखे देसी घी जैसा प्रॉफिट है। तो देखो गाइस, 0.5 का इंटू 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 5 लाख रुपए का फिर से प्रॉफिट। क्या एंट्री पास करोगे? डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट 5 लाख रुपए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डेरिवेटिव देखो सर ये सही करा रहे होगा। अरे गाइस देखो, चोखा घी का प्रॉफिट है, तो स्टार्टिंग में तो कोई एंट्री होगी नहीं गाइस, देखो नील नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे 5 लाख की एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर को। ये गलत है गाइस, 67.8 माइनस 67.5 आएगा। 67 यहाँ पे 60 नहीं, सॉरी ये आएगा गाइस 67.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 67.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लगा हमको पे करना है 67.8, यहाँ हमको लगा हमको पे करना है 67.5, लेकिन यहाँ पे हमको पे करना था 67। तो इसका 0.3 का प्रॉफिट, इसका 0.5 का प्रॉफिट, क्योंकि
इसका मतलब क्या है, एम्ड डेरिवेटिव का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, हम अपने ख्यालों के अंदर सोच रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। समझिए बात, समझे। और अगर मान लो यहां पे होता 70 रुपीज, तो गाइज नुकसान हो जाता, आपका नुकसान हो जाता। कहता यार अगर उस टाइम 67.8 पर अगर आप एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट परचेस हो जाता आपका, तो सर आपको इतना पैसा पे नहीं करना पड़ता, समझ गए ना। तो यहां पे आपका नुकसान हो जाता, समझ गए ना गाइज। दिस इज एम्ड डेरिवेटिव, जो अभी हुआ ही नहीं, हम सोच रहे हैं। वो बोल रहा कि हमको 67.8 पे करना है, लेकिन हो गया 67.5.3 का प्रॉफिट। अब मान लो 67.8 का 70 हो जाता, अरे सर पे कितना करना था 67.8, लेकिन अब पे कितना करना पड़ेगा 70 रुपीज, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, लॉस। समझ गए ना। एम्ड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के अंदर फर्क है। डेरिवेटिव के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में हो चुका है, एम्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में नहीं हुआ है। ये आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से 60, कितने से देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट असेट टू बैंक 67, क्योंकि हमको कितना पे करना था 67, एंड ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट असेट 8 लाख रुपए की, एंड पीपी आ गई 67.8 की, क्योंकि हमको इसको भी तो कंप्लीट करना है ना, जो असेट बनाया है इसको भी तो खत्म होगा ना बैलेंस शीट से, तो ये सेट ऐड कर दो अपनी अमाउंट के अंदर। ओके, अंडरस्टूड सर, ग्रेट। तो गाइस 109 भी कंप्लीट हो गया, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड कोई डाउट हो तो आपका दोस्त आपके साथ में है, एंड याद रखना कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग सबसे टॉप पे है, चिंता मत करना, आपके साथ हूं हमेशा, खुश रहना, आपका दोस्त ये कार्तिक। बाय बाय गाइस।